हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, उसके साथ ही साथ डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो हमने देख लिया था। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल, एनर्जी इन डायपोल, ये सब चीजें जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं इमेजिनरी लाइंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया। ठीक है, अब जैसे जैसे अलग अलग सोर्स होते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उनका बिहेवियर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का जो सोर्स होता है वो किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाएगा। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज में भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से जो है, ये अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड क्या होता है? बाहर जाता है। मतलब रेडियली इस तरीके से जो है उसमें बाहर जो है ये जाता है, रेडियली आउटवर्ड जो है ये जाता है। आपको समझ में आ गया? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर यहीं पर अगर ये पॉजिटिव के बजाय अगर मान लेते हैं नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर क्या होती है? खत्म होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पर क्या होंगी? रेडियली जो है आकर जो है क्या होंगी? खत्म होंगी। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, सो पॉइंट चार्ज में रेडियली या तो बाहर जाएगा या रेडियली क्या होगा? अंदर आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमारे पास मान लो पॉइंट के बजाय लाइन में चार्ज है, मतलब एक रॉड है हमारे पास, इस रॉड को जो है हमने क्या किया? रब किया। रबिंग करने से ही तो चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अब इसके पास जो है बहुत सारे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा? तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा? ये अपने चारों तरफ जो है इस तरीके का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बनाएगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसा दिखेगा? जैसे आप लोगों के घरों में जो है कंघी होता है, जो गोल गोल कंघी होता है ना बीच में, और या सैलून गए होगे आप लोग तो वहां देखे होगे। ठीक है, तो बीच में रॉड रहता है और उसके चारों तरफ ब्रशेस जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं ना। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके थ्रू बनता है? एक लाइन सोर्स के कारण जो है या लाइन चार्ज के कारण जो है बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक अ कॉम्ब, जो आपके घर में होता है वो वाला कंघी नहीं, जो ऐसा वाला होता है। ये वाला कॉम्ब की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाला कॉम्ब नहीं। ये आपके घर में ऐसा कॉम्ब होगा, देखोगे स्पेशली जो लेडीज लोग यूज करते हैं, चारों तरफ जो है ब्रशेस होते हैं। ठीक है, उसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास सीट है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस अगर इस तरीके से हमारे पास है तो ये प्लेन सरफेस किस तरीके से बनाएगा? तो मान लो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है बहुत सारे, तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे? तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेन सीट से बाहर जाता हुआ। मतलब सीट में से कांटे जिस तरीके से निकले हुए होते हैं ना, जैसे अगर हम लोग क्या करें, लकड़ी ले लें और लकड़ी में जो है बहुत सारे कील लगा दें, तो कील जिस तरीके से नुकीले नुकीले भाग बाहर निकले हुए होंगे ना, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे? यहाँ से जो है बाहर निकले हुए होंगे। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? इस तरीके से होती हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उसमें से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो थ्रू आउट द डिस्टेंस, आप जितना भी दूर चले जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी? यूनिफॉर्म रहेंगी। बाकी सब में चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे लाइन चार्ज हो, उसके सोर्स से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होते जाता है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन ये सब यूनिफॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ 4 हो जाएगा तो सबके सब 4 होंगे, यहाँ 3 होगा तो सबके सब 3 होंगे। तो ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो सोर्स है वो क्या है? स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर, अब स्फीयर में भी क्या होता है हमारे पास, जब आगे देखेंगे इसके बाद जो है 2-3 क्लासेस के बाद जो 2-3 वीडियोस के बाद जो हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे स्फेरिकल सरफेस के पास। तो स्फेरिकल में भी हमारे पास दो होते हैं, एक तो कंडक्टिंग सरफेस होता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है। तो अगर कोई कंडक्टिंग है, मतलब एक स्फीयर आपने लिया मान लो, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर में मान लो एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है,
तो ये चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। और वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये बनाएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शीट का, लाइन का और पॉइंट का। ठीक है, अब देखो किसी भी स्फीयर के अंदर में जो कंडक्टिंग जो होता है ना, कंडक्टिंग के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होता है। इसीलिए यहाँ पर देखो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते समय इसके अंदर में इसने डॉटेड डॉटेड दिया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाया है वो इस तरीके से पहले अंदर में डॉटेड है, फिर कंटिन्यूअस हुआ है। ये डॉटेड है, फिर इस तरीके से कंटिन्यू है, ये डॉटेड है, फिर इस तरीके से कंटिन्यू है। तो ऐसा क्यों है, इसको आप लोग जो है जब हम लोग इस कंडक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जो है ये डॉटेड हुआ और किस तरीके से ये कंटिन्यूअस हुआ। फिलहाल अभी सिर्फ ये समझ लो कि स्फेरिकल से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं। इससे भी जैसा पॉइंट चार्ज होता है बिल्कुल उसी तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकलता हुआ हमको दिखता है। ठीक है, चलो अब आते हैं, थ्योरी बहुत पढ़ ली हमने, आप लोग भी बोल रहे होगे कि बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया सर। अब हम लोग आते हैं किस पर, हम लोग अपने डेरिवेशन पर। फिजिक्स का मेन चीज यही से स्टार्ट होता है, डेरिवेशन। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग को अगर हमने क्या किया, चार्ज अगर दिया, तो सर्कुलर रिंग को जब हम लोग चार्ज देंगे तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो उससे कितना दूर पर जो है अगर मतलब उससे उस सर्कुलर रिंग से कुछ डिस्टेंस पर मान लो क्या है, कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो हम लोग अपने इस डेरिवेशन में जो है अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर रिंग है और हमने क्या किया, इसको जो है चार्ज दे दिया। अब मान लेते हैं कि इसको हमने कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। ठीक है, जितना भी हम लोग डेरिवेशन समझेंगे ना वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज को ही लेकर समझेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लेकर। तो हमने इसको चार्ज दे दिया और सारे चार्जेस क्या हो गए, इसके सरफेस पर जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब आप बोलोगे कि सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हो गए, तो अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आपने पहला वीडियो जो है अच्छे से नहीं देखा है। ठीक है, और आप अभी भी 11th जैसा जो है पढ़ाई कर रहे हो टाइम पास के लिए, तो फिर खत्म है आपका करियर। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होंगे, क्योंकि इनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जब आप सरफेस पर चार्ज दोगे तो ये सारे सरफेस में क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली जो है फैल जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चार्जेस होंगे सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस सर्कुलर रिंग का जो सेंटर है वो है O और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल a। ठीक है, क्या रेडियस इसका, स्मॉल a। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज जो दिया है। O is the center of the circular ring and small a is the radius of the circular ring। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो समझना है, अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं एक पॉइंट है P या Q, आप P लेना है तो P ले लो, M लेना है तो M ले लो। हमने क्या किया, एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया और उस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, ये जो सर्कुलर रिंग है जिसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट इस P पॉइंट पर कितना होगा हम लोग पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें हम लोग रखें और वैल्यू जो है तुरंत हमको निकल के आ जाए। ठीक है, तो हमको इसका डेरिवेशन जो है कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत छोटे से एरिया से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब बहुत छोटे से एरिया के कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर पता चल जाएगी, तो पूरे के कारण निकालने के लिए क्या टेक्निक होता है फिजिक्स में, अगर छोटा चीज पता है और पूरा चीज अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे और उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो होल सर्कुलर रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आपको डेरिवेशन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। देखो, लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर रिंग
having radius small a and all charges are uniformly distributed in the surface of the ring. अब सरफेस पर सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों? ड्यू टू रिपल्शन। उसके बाद P is a point which is small x distance from the center of the ring। मतलब ये जो सेंटर ऑफ द रिंग है, सर्कुलर रिंग O से जो है P तक का डिस्टेंस कितना है? O से जो है P तक का डिस्टेंस है x डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो डिस्टेंस कितना है। ये जो सर्कुलर रिंग है, ये यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ से जो है इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल x है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इस सर्कुलर रिंग के कारण हमको इसी P पॉइंट पर, जो कि यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमको करना है। तो अब बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा पॉइंट जो है हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और हमने एक और चीज एज्यूम कर ली कि इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है। हमने पढ़ा था, याद है? 3 चार्ज डेंसिटी, एक लैम्डा था, एक रो था और एक सिग्मा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लैम्डा है। मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है? लैम्डा है। और टोटल चार्ज जो इस बॉडी के अंदर है वो है स्मॉल q। ठीक है, अब देखो हमने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर a जो है कंसिडर किया। a इज अ पॉइंट विच इज अप्रोचिंग टू 0। a एक इतना छोटा पॉइंट है जो कि लगभग क्या हो रहा है? एज अ 0 की तरह हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अगर सर्कुलर रिंग है, यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा सा पॉइंट लिया, पॉइंट, ठीक है, एज अ पॉइंट, ए पॉइंट। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना कंसिडर किया? dl। उस पॉइंट का जो लेंथ है वो है dl। ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से इस P पॉइंट पर क्या है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करना है। तो अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अगर कंसिडर किया है dl, तो उस dl पर कुछ चार्ज भी तो होगा। ठीक है, तो वो चार्ज कितना होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे जो है इसी डिस्कशन में हम लोग देखते हैं। देखो, चार्ज एट dl, उस छोटे से डिस्टेंस पर कितना चार्ज होगा? वो होगा हमारा लैम्डा इंटू dl। अब लैम्डा इंटू dl कहां से आया? तो हमने पहले ही पता है कि अगर हमारे पास लैम्डा है, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो कितना है? लैम्डा है। और हमको कितने लेंथ पर चाहिए? हमको dl लेंथ पर चाहिए। तो हमने क्या किया? dl से मल्टीप्लाई कर दिया। ये उसी तरीके का है कि एक पेन की प्राइस 5 रुपए है, तो 2 पेन की प्राइस कितनी होगी? तो 5 रुपए पेन की प्राइस और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरीके से एक यूनिट चीज की वैल्यू लैम्डा है और कितने चीज के लिए निकालना है? dl लेंथ के लिए। तो ये क्या हो गया? उस छोटे से लेंथ dl पर चार्ज, और ये छोटा सा ही चार्ज होगा, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? dq कर दिया। dq क्यों किया? क्योंकि छोटा चार्ज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ठीक है, तो इस A पॉइंट के कारण क्या हुआ? इस A पॉइंट पर कितना चार्ज है? dq चार्ज है। और ये जो dq चार्ज है ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता है। तो इस A ने जो है P पर क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बनाया। अब यहाँ पर देखो, ये डायग्राम को अगर डायरेक्टली समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो A पॉइंट है, इस पर छोटा सा लेंथ dl लिया और उस पर चार्ज कितना है? dq। तो वो छोटा सा चार्ज इस P पॉइंट पर क्या करेगा? एक छोटा सा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाएगा। अरे ठीक है, इस P पॉइंट पर क्या करेगा? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाएगा। और वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा dE। तो dE जो है क्या है? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब ये जो dE है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा एंगल। तो यही चीज है, देखो, ये जो dE था इसके इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है? थीटा एंगल। जब भी कोई क्वांटिटी फिजिक्स में थीटा एंगल क्रिएट करती है तो उसके दो कंपोनेंट क्या कर सकते हैं हम लोग? रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos थीटा वाला कंपोनेंट और एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो देखो, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? dE sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? dE cos थीटा। अब जिस तरीके से हमने A पॉइंट लिया है उसी तरीके से इसके डायमेट्रिकली
डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ये एक डायमीटर ऐसा बनेगा ना, यहाँ पर एक डायमीटर बनेगा, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट पर भी हमने क्या किया, एक छोटा सा जो है हमने डीएल कंसिडर किया। अब इस डीएल पर भी चार्ज कितना होगा, डीक्यू होगा, और ये भी पी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, यहाँ का जो बी पॉइंट है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कहाँ पे, पी पे बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ का बी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ कितना होता है देखो, तो फिर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ गई। अब ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो फिर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बना रहा होगा, ठीक है। अब अगेन अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी तो उतने ही वैल्यू का है, और ये भी तो डायमेट्रिकली अपोजिट है भैया, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा। और जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो फिर से दो कंपोनेंट, एक वर्टिकली कंपोनेंट डी साइन थीटा ऊपर की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस थीटा। अब आपको समझ में है, तो ये जो नीचे के डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा है, वो ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दो कंपोनेंट बने, ऊपर के जो डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा है वो डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बने हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ए से लेके पी तक के डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ऑलरेडी पता है एक्स है, ओ से लेके ए तक का रेडियस हमको पता है ए है। अब सारी क्वांटिटीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन पे, ये तो था एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमेट्रिकली अपोजिट टेकिंग बी कैन बी पॉइंट सोर्स एंड ड्यू टू द डी इज गिवन बाय। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, छोटे से चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू आता था, लेकिन छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी मतलब छोटा चार्ज डी क्यू है, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू, और वो कितना दूर है यहाँ पर। अब बोलोगे कि सर हम तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेना चाहिए, मतलब ये वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लोग नीचे में जो है जब हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जब हमने डी क्यू लिया, तो डी क्यू के नीचे में जो है हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस हम लोग हमेशा कहां से लिखते हैं, हम लोग हमेशा लिखते हैं जहां पर चार्ज है और जहां पर हमको निकालना है। तो चार्ज यहाँ पर है भैया, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, समझ में आ गया। तो x को गलती से मत मान लेना, x जो है वो उसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस आता है ना, वो उसके सोर्स से लेके जिस पॉइंट तक निकालना है वहां तक का होता है। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो D था, उसके फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर ना आकर यहाँ पर क्या आया, आर स्क्वायर, क्योंकि R जो है वो सोर्स और वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं कि डिस्टेंस हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखे तभी उसको लेंगे, ये भी तो एक डिस्टेंस है ना भैया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, ए वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग बी वाला भी बना रहा है। अब ये देखो डी ई साइन थीटा एक वेक्टर कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर कंपोनेंट डी साइन थीटा नीचे जा रहा है। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सो दे विल कैंसल ईच अदर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, डी ई कॉस थीटा ए के कारण, डी ई कॉस थीटा बी के कारण। सो डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा विल कैंसल आउट। यहाँ पर हमको लिखा हुआ है देखो, डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट हुआ समझ में आए, क्योंकि ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा जा रहा था उतने ही मैग्नीट्यूड का नीचे जा रहा था। तो 5 न्यूटन ऊपर जा रहा है, 5 न्यूटन नीचे जा रहा है, तो पी पर नेट कितना, 0, ठीक है। तो डी साइन थीटा कैंसल। क्या डी कॉस थीटा कैंसल होंगे, आंसर है नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन के वेक्टर के कंपोनेंट ऐड होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए और बी के कारण यहाँ पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, डी कॉस थीटा, ये तो 2 पॉइंट के कारण बना है। ऐसे इस सर्कुलर रिंग में कितने ए बी पॉइंट होंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ होंगे। यहाँ सी होगा तो यहाँ डी होगा, यहाँ ई होगा, यहाँ एफ होगा। ऐसे इस सर्कल में डायमेट्रिकली अपोजिट इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, और सबके कारण इस पी पॉइंट पर 2 कंपोनेंट ऐसा रिजॉल्व होंगे, और हर केस में हर पेयर के कारण डी साइन थीटा कैंसल होगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर बचेगा वो d cos थीटा, 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 d cos थीटा ऐसे सबका समेशन होगा। समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट के कारण जिस तरीके से ये दोनों कैंसिल हुए उसी तरीके से इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कारण भी सारे पेयर में d sin थीटा कैंसिल होंगे और नेट बचेगा de cos थीटा। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो सारे पॉइंट के कारण d cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने का मतलब क्या है फिजिक्स में? इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। अब d तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा सा चार्ज dq अपॉन में r स्क्वायर, और इस dq को अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dl। अब लैम्डा हमको पता है, dl हमको पता है, r भी हमको पता है, लेकिन ये cos थीटा वाला टर्म जो है ये हमारे पहचान में नहीं आ रही है, हमारे जान पहचान का रिश्तेदार नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। अब कैसा रिश्तेदार बनाएंगे? तो वापस से डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये अगर cos थीटा है तो क्या ये वाला भी cos थीटा होगा? डेफिनेटली होगा। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट से। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो अब एक ट्रायंगल देखो AOP, या आप चाहो तो BOP भी ले सकते हो। इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये वाला ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। लैम्डा पता है, डीएल पता है, आर स्क्वायर पता है, ये cos थीटा हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? इस cos थीटा की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो cos थीटा कैसे निकलेगा? तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, अब देखो ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी क्या होगा? थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो भी वर्टिकली अपोजिट थीटा होगा। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, देखो AOP। AOP में जब हम लोग cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? x है, हाइपोटेनियस कितना है? r है। तो x अपॉन में क्या हो जाएगा? r। लेकिन r को तो हमको नहीं पता है, क्योंकि r जो है ये तो अननोन डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस r को हम लोग गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट करें। मतलब r को हम लोग r जैसा नहीं देखना चाहते, हम लोग उसको समथिंग a और x के टर्म्स में देखना चाहते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में r को हम लोग a और x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस r है, बेस जो है x है, परपेंडिकुलर a है। तो यहां से r को हमने किस टर्म्स में लिख लिया? a और x के टर्म्स में। क्यों कन्वर्ट किया a और x के टर्म्स में? क्योंकि a और x हमको पता है जबकि r हमको पता नहीं है। अब इसमें cos थीटा लगाते हैं उसी ट्रायंगल में, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस x था, हाइपोटेनियस r है, तो x अपॉन r। तो r की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन r स्क्वायर तो पता है, तो r स्क्वायर इधर जाके r क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो cos थीटा के जगह हमारे पास क्या आ गया? x अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज बचा है? देखो लैम्डा कांस्टेंट है, a स्क्वायर x स्क्वायर x ये पूरा कांस्टेंट है। ये देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर जो है हाफ है। तो दोनों ऐड होकर कितना हो गया? 3/2। तो जितने कांस्टेंट थे सब बाहर निकल गए। अब अंदर में क्या बचा? dl बचा। ठीक है, अब इस dl का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो एक चीज देखो भैया, अगर हमारे पास सर्कुलर रिंग है, ये छोटा सा dl है, तो ऐसे इस सर्कुलर रिंग में कितने dl होंगे? तो सारे dl को हमको जोड़ना है। तो छोटे छोटे dl को जोड़ते जाओ, dl 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 dl। इस तरीके से जब आप सारे dl को जोड़ोगे तो ये अल्टीमेटली आपको क्या देगा? पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ही तो दे देगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ dl हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ dl मिलकर क्या बनाएंगे? सर्कमफेरेंस। तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। तो r के जगह भी हमारे पास क्या आएगा? a है उसका रेडियस, तो हो जाएगा 2 पाई a। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हुआ सबको कैंसिल कर लिए, और e इज इक्वल टू क्या बच गया? लैम्डा एक्स a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 अपॉन में 2। ये क्वांटिटी जो है हमारे पास बच गए। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में भी हम लोग क्या करते हैं? कुछ स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर जो a की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? x के।
इसका मतलब क्या है कि अगर ये सर्कुलर रिंग बहुत ज्यादा छोटा है और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो मान लो बहुत ज्यादा दूर है, देखो ये P क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, और इसका सर्कुलर का रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अगर A बहुत ज्यादा छोटा है किससे, X से, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई छोटी क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो A है ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पर A था ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये वाला जो A है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि छोटी क्वांटिटी का एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 2 और ये 2 क्या हो गए, मल्टीप्लाई बोलता, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में जो है 2 पाई का हमने मल्टीप्लीकेशन किया और 2 पाई का हमने डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन गया, देखो 2 पाई एक्स ए लेमडा, नीचे वाला 2 तो पहले से ही था, 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन और 2 पाई का डिवीजन करने से हमको ये मिल गया। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में से हमने क्या किया, 2 को, पाई को और a को एक साथ रख लिया। ठीक है, और ऊपर में के एक x में से नीचे का एक x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 पाई a है ये क्या है, 2 पाई a, 2 पाई a सरकमफेरेंस ही तो है ना भैया, टोटल सरकमफेरेंस। ठीक है, ये टोटल सरकमफेरेंस, और एक छोटे से जगह पर जो चार्ज था वो कितना था, dq था। छोटे से जगह पर चार्ज dq है, और टोटल अगर सर्कल पर निकालना है तो टोटल लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 पाई a। तो छोटा सा पॉइंट पर चार्ज dq है और टोटल लेंथ पर जब हमको चाहिए तो 2 पाई a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, हमको टोटल चार्ज दे देगा। और टोटल चार्ज शुरुआत में हमने कितना एज्यूम किया था, q एज्यूम किया था। तो ये जो 2 पाई a और लैम्डा है ये अल्टीमेटली क्या है, टोटल चार्ज को बता रहे हैं, और टोटल चार्ज हमने कितना एज्यूम कर लिया था, q। तो E इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, स्पेशल केस को लेने के बाद। अब ये देखो बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, हम लोग जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे ना, बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। तो उसी के जैसा है भी, क्योंकि ये सर्कल को हमने क्या मान लिया, बहुत ज्यादा छोटा। तो जब ये P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा तो ये सर्कल हमको कैसा दिखेगा, एक पॉइंट ही तो दिखेगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूर होने के कारण ये पॉइंट सोर्स दिखेगा, और इसका फॉर्मूला भी हमको पॉइंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है अगर आपसे पूछेगा तो आप यहां तक बताओगे पहले, और उसके बाद स्पेशल केस कंसीडर करोगे। स्पेशल केस जब आप कंसीडर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो फॉर्मूला आपको एक पॉइंट के लिए मिलता है बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखो बिहेव्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। जब P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा ना, सेंटर से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तो ये सर्कुलर रिंग उस समय कैसा बिहेवियर करेगा, उस समय ये जो है एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब दूसरा स्पेशल केस हम लोग क्या ले लेते हैं कि अगर A जो है मान लो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, मतलब अब रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है और वो जो P पॉइंट है वो बहुत नजदीक है, मतलब बहुत बहुत नजदीक। मतलब अगर ये एक सर्कुलर रिंग है और P पॉइंट मान लो इसी के अंदर में, बहुत छोटे से डिस्टेंस पर, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो जब आप इस फॉर्मूले में डिस्टेंस जीरो रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब सर्कुलर रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये याद रखना, जीरो होता है। और सर्कुलर के बाहर कितना होता है, तो सर्कुलर के बाहर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर जो है होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर रिंग के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अगला जो डेरिवेशन है वो तो और काफी बड़ा है, तो अगर मैं इसी वीडियो में इसको कंप्राइज कर दूंगा तो आप लोग क्या होगे, इसको थक जाओगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को यहीं तक खत्म करते हैं और इस वीडियो को भी हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने सर्कुलर के कारण देखा, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।